नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में आज का विषय है सिर और गर्दन का कैंसर। विशेषज्ञ हैं हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक कृष्णन। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं सिर और गर्दन का कैंसर इस विषय पर ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कार्तिक कृष्णन को, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर कार्तिक कृष्णन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते, मैं डॉक्टर कार्तिक कृष्णन हेड एंड नेक सर्जन हूँ, जो मुंह के कैंसर, गले का कैंसर, थायराइड का कैंसर, थूक जो ग्रंथि से बनते हैं उनका कैंसर, इसका इलाज करता हूँ। हर साल फरवरी हम इंटरनेशनल कैंसर डे मनाते हैं, जिसका हर साल अलग अलग थीम होता है। और ये साल का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। उसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड मतलब हम सब एक साथ है, और यूनिक मतलब हर पेशेंट अलग होने के बावजूद हम इसके लड़ाई में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस साल का थीम है जी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है सजगता और सचेत रहना। लेकिन अपने देश में जहां आज के युग में कैंसर रोग बढ़ रहा है, वहीं पर सजगता की कमी भी आ रही है। बहुत सारे कस्बे और गांव हैं जहां पर लोगों को पता ही नहीं होता कि कैंसर नाम की बीमारी क्या है, और पता चल भी जाता है तो वो डरते हैं इलाज से। तो किस तरह से सजग और सचेत हों, हमारे श्रोताओं को बताइए। तो सबसे पहली बात हमारे श्रोताओं को ये जानना है कि कैंसर होता क्या है। तो अपने शरीर करोड़ों एक छोटी सेल होती है जिससे अपना बॉडी बनता है। हर सेल का एक डिसिप्लिन होता है कि वो जितना बढ़े उतने ही टाइम के बाद वो सेल नष्ट हो जाता है। बट बहुत सारे कारणों होती है जिस वजह से ये डिसिप्लिन रुक जाता है और ये सेल भागी हो जाती है और उसका बढ़त बहुत गहरी रूप से हो जाता है। और यही बढ़त के वजह से वो गांठ या जो ट्यूमर बोलते हैं वो रूप ले लेती है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि गले और मुंह के कैंसर का इलाज आप करते हैं, उसकी विशेषज्ञता है आपकी, और साथ में थूक के ग्लैंड का भी जिक्र किया। तो इसके बारे में जरा बताइए कि क्या है गले का जो कैंसर होता है, किस तरह तकलीफें होती है, लक्षण क्या है इनके, बताइए इनके बारे में। पहले हम मुंह के कैंसर का बात करते हैं। तो मुंह का कैंसर जीभ में, होठ पे, गाल पे, या जो अपनी हड्डी है, वो दांतों की हड्डी जो रहे ऊपर और नीचे, किसी भी भाग में मुंह का कैंसर हो सकता है। इसके लक्षण जो है, एक तो छाला है जो 3 हफ्ते से ज्यादा बढ़ता नहीं है। पहले वो छाले में दर्द नहीं होता है, इसके लिए अपने लोग नजरअंदाज करते हैं। फिर वो थोड़ा सा मतलब उछला हुआ रहता है, उससे थोड़ा थोड़ा खून आता है, और फिर दांत हिलने लगते हैं जब भी वो बीमारी हड्डी में चली जाती है। अपने बाहर के जो गाल की चमड़ी पे सूजन आ जाती है, या कभी कभी गले में भी सूजन आ जाती है। तो ये सब लक्षण मुंह के कैंसर का होता है। जीभ पे भी कोई भी घाव अगर किसी को हो और वो 3 हफ्तों से ज्यादा नहीं भरे, तो इसको डॉक्टर के पास आके दिखाना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे गले की कैंसर की। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो अपने आवाज में बदलाव आता है, क्योंकि आवाज जो है अपने वॉइस बॉक्स, जो गले में जो स्नायु रहती है, उससे आवाज निकलता है। तो उसमें कोई भी छोटा भी अगर छाला या कोई भी छोटी सी गांठ आ जाए तो अपने आवाज में बदलाव आती है। तो जब भी ऐसे आवाज अगर बदलाव हो, उसको भी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम थूक की ग्रंथि की जो कैंसर मैंने बताया था उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने बॉडी में 3 मेजर थूक की ग्रंथि होती है। एक को पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, जो अपने कान के नीचे जो हिस्सा है उसमें पाया जाता है, दोनों साइड पे। फिर एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो अपनी जो नीचे की हड्डी रहती है, लोअर जॉ बोलते हैं, उसके नीचे पाया जाता है। और एक सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं, जो अपने जीभ और जो नीचे की हड्डी है दोनों के बीच में रहती है। तो इन किसी में भी ये ग्लैंड में कैंसर पाया जा सकता है। वो उसके मुंह का कैंसर या गले का कैंसर का अगर आप इनसे परसेंटेज देखें तो वो कैंसर के हिसाब से वो बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जनरल क्यों होता है देखा जाए तो मोस्टली वो जेनेटिक होता है। उसके वजह से उसका जो इंसिडेंस है वो काफी कम रहता है बाकी कैंसर्स के मुकाबले।
जी, तो क्या मतलब आनुवंशिक होता है ये? ज्यादा करके वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से होता है। एनवायरमेंट में ऐसे कारण हो जिससे अपने डीएनए में चेंज आता हो, बट अब तक ऐसा कोई कॉज कोई भी ढूंढ नहीं सका है कि ये कैंसर क्यों होता है। जी, तो ये जो कैंसर है, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, इसमें धूम्रपान और सुपारी और प्रदूषण कितना मायने रखता है और कितना खतरनाक हो सकता है? अपने श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि तंबाकू सबसे बड़ा कारण होता है ये सब कैंसर्स का, और जिससे वो अगर छोड़ दे तो उनका जो रिस्क है जिंदगी भर कैंसर बनने का वो काफी कम हो जाता है। बट उनको ये जानना जरूरी है कि अगर उन्होंने 10 साल पहले तंबाकू छोड़ा रहेगा फिर भी उनका कैंसर बनने का रिस्क ज्यादा रहता है ऐसे एक आदमी से जिन्होंने कभी तंबाकू लिया ही ना हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं कि मैंने तंबाकू छोड़ के 10 साल हो गया है फिर भी मुझे अभी कैंसर हुआ है। तो उनको ये जानना है कि तंबाकू के वजह से जो बॉडी में चेंज आता है उसका लक्षण तुरंत नहीं दिखता है, वो अपने जिंदगी में 10 साल 20 साल 30 साल लगता है कैंसर होने के लिए। इसलिए जो भी अभी तंबाकू ले रहा हो उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कॉमन कॉज रहता है अपने इंडिया में जिससे कि मुंह और गले और फेफड़ों का कैंसर हो। जी, तो ये धूम्रपान से जुड़ी कुछ और बातें भी हम करेंगे। यहाँ पर एक गाना सुन लिया जाए। अपने श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाएं आपकी ओर से? हम आगे बढ़ने के हिसाब से सबसे पहले आपने ये दंगल का गाना सुना होगा, जी जी, बापू बहुत हानिकारक चीज है करके, तो वैसा ही तंबाकू बहुत हानिकारक है। तो हम अपने श्रोताओं को वो गाना सुनाते हैं। जी, सुनते हैं दंगल फिल्म का ये गाना।
और वहाँ पर बापू इसलिए हानिकारक है क्योंकि लगातार प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं बच्चों को, लेकिन ये जो तंबाकू है ये पूरी तरह से इंसान को खत्म कर सकता है। तो गाने से पहले बात हो रही थी कि धूम्रपान और सुपारी, तंबाकू कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमें बताइए कि जैसे धूम्रपान कोई बगल में कर रहा है और साथ वाला व्यक्ति, क्या वो भी प्रभावित होता है? बिल्कुल, उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो जब भी कोई भी आजू बाजू वाला अगर सिगरेट स्मोक करता हो तो वो अपना जो स्मोक है वो हवे में छोड़ देता है। तो जब हम उनके नजदीक होते हैं तो वही हवे को हम भी सांस लेके जो केमिकल रहता है, जिसमें सबसे वो जो कार्सिनोजेन बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, वो सब जाके अपने फेफड़ों में और गले में जाके चेंजेस कराते हैं, जिससे अपने को कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी पब्लिक स्मोकिंग को बैन किया है ताकि ये पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाए। जी जी। तो इसका इलाज की क्या पद्धति है, किस तरह से इलाज किया जाता है? तो सबसे पहला चीज डॉक्टर क्या करता है, वो कैंसर का कौन सा स्टेज है वो जांच करता है। तो जिसके लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई या एक पेट स्कैन करके होता है जो पूरे बॉडी का स्कैन होता है, जिसमें कैंसर जहाँ पे है उसको छोड़ के दूसरे जगह पे भी फैल चुका है कि नहीं वो हमें पता चलता है। ये स्टेज कैंसर का पहला स्टेज से लेके चौथे स्टेज तक होता है। तो जब भी कैंसर बहुत छोटी रहती है उसको हम पहला स्टेज बोलते हैं, और जब भी वो आजू बाजू का, अभी जैसे मैं मुंह के कैंसर का बात करूं, जब भी वो हड्डी में चले जाती है या चमड़ी में आ जाती है बाहर, तभी उसको हम चौथा स्टेज बोलते हैं। और अगर बॉडी में दूसरे जगह पे भी फैल चुका है, जैसे फेफड़ों में या लिवर में या हड्डियों में, उसको भी हम चौथा स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। लगभग 3 मेजर ट्रीटमेंट रहते हैं, जिसमें एक आता है सर्जरी, जिसमें बीमारी जहां पे हो, अगर छोटी बीमारी हो तो उतना भाग हम निकाल देते हैं। फिर होता है एक रेडिएशन, जिसमें हम हाई एनर्जी एक्सरे देते हैं। तो जो कोई भी ऑर्गन हो, जैसे अपना वॉइस बॉक्स जहाँ से हम आवाज निकालते हैं, अगर वो हमने निकाल दिया तो पेशेंट का आवाज चला जाता है। तो जब भी वो अर्ली स्टेज में रहता है हमें वो सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि हमें वो जो फंक्शन है, जो स्नायु है, उसका आवाज जो फंक्शन है वो हमें रखना है। तो उसके लिए हम वहां पे हाई एक्सरे देते हैं, जिससे वो कैंसर का सेल का नष्ट होता है। और तीसरा वो प्रकार होता है वो है कीमोथेरेपी, जिसमें लोग समझते हैं कि कीमोथेरेपी मतलब सिर्फ इंजेक्शन। ऐसा नहीं होता है। आजकल टैबलेट भी आती है जिसकी साइड इफेक्ट कम हो, पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। तो पेशेंट का हम ओवरऑल जनरल कंडीशन देखते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट का उम्र देखते हैं, पेशेंट का बिल्ड देखते हैं कि वो कितना क्या ट्रीटमेंट सहन कर पाएगा, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और एक नया ट्रीटमेंट भी आया है आजकल, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो अपने बॉडी में एक इम्यूनिटी करके एक पुलिस होती है। तो कोई भी बाहर से इन्फेक्शन हो या अभी कैंसर हो, ये पुलिस जो है वो उसके साथ फाइट करता है। तो हम ऐसा दवाई देते हैं कि हम वो इम्यूनिटी का फायदा उठा के कैंसर के सेल्स को मारते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। 2 साइंटिस्ट है, एक चाइना के और यूएस के, जिनको नोबेल प्राइज मिला है ये इम्यूनोथेरेपी के लिए। तो ऐसे नए भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिससे पेशेंट्स को बहुत फायदा हो रहा है। जी, तो आपने इम्यूनोथेरेपी की बात की, तो कैंसर सेल्स बनते हैं, अभी तक पूरी तरह से इसके कारण की जांच नहीं हो सकी है, जाना नहीं जा सका, शोध नहीं हो सका है। तो क्या ये इम्यूनोथेरेपी के जरिए कुछ जानकारी मिल सकती है कि कैंसर नाम का सेल बढ़ रहा है शरीर में? नहीं, इम्यूनोथेरेपी उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसके कंट्रोल के लिए होता है। वो क्यों हुआ है वो जानने के लिए नहीं होता है। तो इम्यूनोथेरेपी में हम ऑलरेडी जो कैंसर हो चुका है उसमें क्या बदलाव आए हैं वो देख के हम उस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम टारगेटेड थेरेपी भी बोलते हैं। तो हम एक टारगेट ढूंढते हैं वो कैंसर में, और उसके अगेंस्ट हम वैसे दवाई दे सकते हैं जो वो कैंसर सेल्स को मार सके। जी जी। और धूम्रपान का जिक्र किया आपने, और बहुत बड़े पैमाने पर धूम्रपान कारण है, खासतौर से जीभ के कैंसर का और मुंह के कैंसर का। तो धूम्रपान छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो धूम्रपान छोड़ने की वजह से भी कई बीमारी पनपती है, ऐसा लोग
लोग मानते हैं, तो लोग अचानक नहीं छोड़ते हैं। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कुछ। बिल्कुल, तंबाकू दो प्रकार के होते हैं। एक जो स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं, जिसका गुटखा, खैनी, मावा, पान, ये सब ऐसे अलग प्रकार होते हैं। और एक धूम्रपान होता है जो स्मोकिंग से किया जाता है। निकोटीन करके एक सब्सटेंस होता है ये तंबाकू में, जो मेन कारण रहता है, लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो जब भी अचानक बंद किया जाता है तो पेशेंट लोग में बहुत सारे विड्रॉवल सिम्टम्स बोलते हैं कि बॉडी एक रिएक्शन दिखाती है कि उनको कंटिन्यूअस जो निकोटीन है वो चाहिए रहता है। तो बहुत सारे आजकल टोबैको डी एडिक्शन सेंटर्स आए हुए हैं, मुंबई में भी बहुत सारे हैं, जिसमें पेशेंट को अगर हम वो लोग के पास भेजते हैं तो वो लोग अलग अलग, अभी यही निकोटीन च्युइंग गम के मात्रा भी आते हैं, जैसे उसका एक का नाम निकोटैक्स होता है, जी। जो उसमें ये निकोटीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम रहती है जो बाकी तंबाकू के पदार्थ के कंपैरिजन में। तो उस वजह से थोड़ा बहुत पेशेंट को निकोटीन मिलता है, जिससे वो विड्रॉवल सिम्टम नहीं होता है। एंड स्लोली हम एक 3-4 हफ्ते में, 1-2 महीने में उनका ये एडिक्शन बंद कर सकते हैं। जी। तो ये कोई भी अगर आपके आजू बाजू कोई भी आपके मेहमान हो या सगे वाले हो जिन्हें आप पता है कि वो तंबाकू ले रहे, उनको एक डी एडिक्शन सेंटर पे बिल्कुल भेजना चाहिए ताकि उनका ये एडिक्शन कम हो सके। जी। और अपने एडिक्शन को कम करने के लिए एक तरीका और है, वो है गानों का एडिक्शन। अगर गीतों का एडिक्शन कोई पाल ले तो कितना अच्छा हो, जिंदगी सुरीली हो जाए। बताइए यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाएं? हम अभी तंबाकू की बात चल रही है तो जिंदगी के साथ निभा चला गया, जिसमें देवानंद जी स्मोक कर रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हर फिक्रे को धुआं उड़ाता चला गया। तो वो सिर्फ धुआं नहीं उड़ाता है, वो जिंदगी भी उड़ा रही है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम वो गाना बजा देते हैं। जी, हम दोनों फिल्म का गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो सुनते हैं ये गाना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं
दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हम दोनों फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। और डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोताओं को बताइए, ये जो कैंसर है गले का, मुंह का और जीभ का कैंसर, तो अमूमन लोग अटकलें लगाते हैं कि अब ये 3rd स्टेज में है, अब इसका इलाज कुछ नहीं हो सकता है, जबकि डॉक्टर बताते हैं कि 100% इलाज हो सकता है। आप बताइए कि किन परिस्थितियों में 100% इलाज संभव है? कैंसर पेशेंट आते हैं तो इनका पूरी तरह से ये क्योरेबल है या कुछ % क्योरेबल होता है? ये ट्रीटमेंट जो क्योर रेट है वो भी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है जी। तो जैसे मैंने बताया था, स्टेज 1 जो होता है उसका क्योर रेट 90% होता है, मतलब 100 में से 90 पेशेंट को जिंदगी भर कुछ होता नहीं है। जैसे हम स्टेज 2 में जाते हैं, एक 70 से 80% पेशेंट क्योर हो जाते हैं, स्टेज 3 में एक 60% पेशेंट। वैसे ही स्टेज 4 में अगर वो बॉडी में अगर फैल जाता है फिर उसका क्योर रेट बहुत कम हो जाता है, जो 30 से 40%। बट क्योंकि आजकल ये जैसे मैंने इम्यूनोथेरेपी बोला था, उससे जिंदगी काफी उनका साल चल जाता है, बट पूरा इलाज होने बहुत मुश्किल है जब भी वो बॉडी में फैल जाता है। इम्यूनोथेरेपी असल में है क्या? इम्यूनोथेरेपी जैसे मैंने कहा था वो एक ट्रीटमेंट होता है जो खुद की बॉडी का इम्यूनिटी को कैंसर सेल्स के साथ फाइट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब वो इंजेक्शन देते हैं, दवाएं देते हैं? इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देते हैं जी। तो मतलब हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं डरे नहीं, और अगर कैंसर नाम की बीमारी की आहट होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क। कैंसर शब्द से मत डरो, कैंसर को समझना जरूर जी। उनसे कैंसर नाम की बीमारी से लड़ो और लड़ के जीत जाएं। दरअसल ये बीमारी दबे पांव आती है। ये जब बीमारी आती है इससे पहले किस तरह के जांच करवाने चाहिए नियमित रूप से, ताकि पता चल जाए समय रहते? किस किस तरह के जांच है कैंसर के? भारत में अगर देखें, पहले हम महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे कॉमन कैंसर जो महिलाओं में होते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों के लिए अपने पास अभी टेस्ट मौजूद है जिससे हम पहले ही पता कर सके कि कैंसर है, मतलब पहला स्टेज में है कि नहीं। तो एक ब्रेस्ट के लिए टेस्ट है जिसको हम मैमोग्राफी बोलते हैं, जिसमें वो एक सोनोग्राफी मशीन रहता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि छोटी कोई गांठ आई है कि नहीं। तो जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसके लिए पैप स्मीयर करके एक टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं, जिससे हम उसको जल्दी पकड़ के जल्दी इलाज कर सकते हैं जी। वैसा ही हम अगर मुंह की कैंसर की बात करें, जो भी लोग हैं जो तंबाकू का स्वायन पहले किए हुए हैं वो एक शीशे में अपने मुंह को खुद एक रोज, हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, खुद ही आईने में एक बार उनका मुंह में जांच कर सकते हैं। कुछ उनको छाला दिख रहा हो कोई, या उनका कोई दांत हिल रहा हो, किधर से थोड़ा बहुत खून आ रहा है, कोई भी लाल लाल करके या सफेद कोई पैच हो, उसको अगर दिखे तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाए, तो उससे फिर जल्दी पता चल सके, जल्दी उसका टेस्ट करके जल्दी इलाज हो सकता है। और महिलाओं के कैंसर की बात की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो जो ओवरी का भी कैंसर होता है उसके लिए भी एक जांच है पेप स्मीयर, उसके बारे में कुछ जानकारी? जो ब्रेस्ट और ओवरी के जो कैंसर है वो जेनेटिक भी हो सकता है, तो उसके लिए थोड़े बहुत जीन्स होते हैं जो एक परिवार के मेंबर से दूसरे परिवार के मेंबर को जा सकता है। आपने ये हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली को सुना रहेगा, तो उनके परिवार में भी वो एक जीन पॉजिटिव था जिनके वजह से उन्होंने कैंसर होने के पहले ही खुद का ब्रेस्ट का सर्जरी करा लिया ताकि वो आगे जाके कैंसर ना हो। तो ऐसे जेनेटिक टेस्ट भी उपलब्ध है जो हम अगर अपने माँ या अपने सगे बहन को अगर हो जाए तो हम खुद में भी करा सकते हैं, जिससे अपने को पता चले कि हमें रिस्क है क्या वो कैंसर होने का, और उसके हिसाब से हम डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं पहले ही। और जिनको कैंसर हो जाता है और कई बार 100% इलाज हो जाता है, पूरी तरह से क्योर हो जाता है, तो क्या उसमें फिर से कैंसर होने का खतरा रहता है कि लोग कहते हैं कि 8-10 साल बाद वापस कैंसर नाम की बीमारी आती है?
बिल्कुल। तो एक बार अगर कैंसर हो जाता है तो आगे होने का रिस्क रहता ही है। जैसे अभी मैं मुंह का कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। पेशेंट जब भी तंबाकू लेता है तो वो मुंह में एक जगह पे नहीं रहता है, वो पूरे मुंह में किधर भी जाके उसका चेंज करवा सकता है, जिस वजह से अगर एक जगह पे कैंसर हो जाए दूसरे जगह पे भी आने का रिस्क रहता है। उसके लिए हम हमारे पेशेंट को पहले 2 साल हर 3 महीने में हम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, ताकि छोटा मोटा अगर किधर वापस बीमारी आ जाए तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका जल्दी इलाज हो जाए। वैसे अगर 2-3 साल निकल जाए फिर हम वो 3 महीने को 6 महीना 1 साल ऐसे बढ़ाते जाते हैं, तभी हमें भी थोड़ा अंदर से संतुष्टि होती है कि हाँ ये पेशेंट ठीक है, उनमें वापस आने का चांस अभी कम है। जी जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब कौन सा गाना सुनवाएं आपकी ओर से? तो अभी हमारे पेशेंट का हमें हौसला बढ़ाना चाहिए, तो हम इकबाल का जो आशा है गाना है, आशा है, आशा है, तो वो मैं सुनवाना चाहता हूँ। जी, सुनते हैं इकबाल फिल्म का यही गाना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।
डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि कैंसर आजकल बढ़ रहा है अपने देश में और कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं, पर कौन कौन से प्रकार हैं ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता होता है। बताइए किस तरह के कैंसर, कौन कौन से कैंसर होते हैं? तो कैंसर कोई भी बॉडी के हिस्से में हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा था, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है। अपने आदमी लोग में तंबाकू के सेवन के वजह से अपना मुंह का कैंसर और गले का कैंसर का बहुत कॉमन रहता है। वैसा ही ब्लड कैंसर भी होता है, जिसको हम लुकेमिया और लिम्फोमा बोलते हैं, जो ब्लड के सेल्स में होता है। वैसे अलग लिवर कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, कोई भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। हड्डी का, त्वचा का कैंसर रहता है, स्किन कैंसर हो सकता है, दिमाग में भी अलग अलग कैंसर की गांठें होती है, बहुत सारे प्रकार होते हैं जी। तो फेफड़े के कैंसर का भी जिक्र किया था। फेफड़े के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर फेफड़ा ही नहीं तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? तो उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इलाज का तरीका होता है? जनरली जो थूक और जो बलगम निकलता है उसमें थोड़े बाद खून दिखता है। कैसा है, फेफड़ों का कैंसर जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि जब भी वो पहला स्टेज में रहता है पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हमारे दोनों साइड फेफड़े होते हैं। उसका 50% भी अगर काम चल रहा हो तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होता है। तो फेफड़ों का कैंसर ऐसा है जो जनरली हमें लेट स्टेज में ही पता चलता है, क्योंकि जब भी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या कोई भी जो घुटन सी महसूस होती है, तभी वो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और वो ऑलरेडी वो लेट स्टेज में पता चलता है। तो उसके लिए भी कोई जांच पद्धति है पहले से प्रिकॉशन के लिए? एक छाती का सीटी एडवाइस कर सकते हैं, बट जो सीटी स्कैन करते हैं उसमें भी हम एक बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर देते हैं, तो जनरली हम वो एडवाइस नहीं करते जी। और जो फेफड़े का कैंसर होता है या फिर गले के लिए जो भी, तो ऐसे में कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ चिमनियां होती हैं जिसमें अलग तरह का रसायन निकलता है, कुछ सीमेंट फैक्ट्री होती है खास तौर से, तो इन सब के जरिए कितना खतरा होता है कैंसर सेल बनने में? जो ये फैक्ट्रीज से जो स्मोक और केमिकल निकलता है उसमें अलग अलग मेटल्स होती है, जो आजू बाजू जो रहते हैं वो अपने सांस लेते वक्त वो मेटल सब अपने फेफड़ों में जाती है, तो उससे बिल्कुल रिस्क होता है। नाक के अंदर अलग अलग कैंसर हो सकते हैं, जो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। उसके लिए मैं अपने श्रोताओं को ये बताऊंगा कि जो भी ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं या आजू बाजू रहते हैं, वो जब भी बाहर जा रहे हो उनको मास्क पहन के ही जाना चाहिए। जी। जैसे कोविड में जो N95 मास्क पहनते थे, वैसा ही मास्क का इस्तेमाल करके जो सांस ले रहे कम हो सकता है। और घर पे एयर प्यूरिफायर्स का भी इस्तेमाल करें, ताकि वो हवा जो भी घर का हवा रहे उसका भी वो एयर प्यूरिफायर से वो काफी वो मेटल्स का रिस्क सब कम हो जाए जी। एक बहुत कम जानकारी जिसके बारे में है वो है हड्डी का कैंसर। तो इसका कैसे पता चलता है कि हड्डी का कैंसर है? किस तरह की तकलीफ होती है उसमें? हड्डी का कैंसर अलग अलग, अभी पैर का हड्डी का हो सकता है या अपने स्पाइन का हड्डी का हो सकता है, हाथ का हो सकता है। तो मेनली वो एरिया पे सूजन आती है और पेशेंट को वो एरिया में दर्द रहता है, और जो काम रहता है वो एरिया का वो पेशेंट कर नहीं पाता है। अच्छा। तो अगर पैर में हो तो चल नहीं पाता है, पैर उठा नहीं पाता है। वैसे ही हाथ के हड्डी का हो तो वो एरिया में दर्द रहता है, वो हाथ वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पीठ में दर्द होने लगता है, कभी कभी पीठ जब भी स्पाइन में जो पीठ की हड्डी में हो जाता है तो नस दब जाती है, जिस वजह से उनका पैरालिसिस, अपने जो वेस्ट के नीचे का जो पैर है वो हिला नहीं पाते हैं, तो वो सब ऐसे लक्षण आ जाती है। जी। खान पान का और कसरत की क्या भूमिका होती है कैंसर सेल न बनाने में और बनाने में? मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा बाहर का फास्ट फूड खाए तो नुकसान, और रिच फूड खाते हैं, घर की चीजें खाते हैं तो क्या फायदा होता है? तो ये एक अच्छा खान पान, जैसे फल हो, सब्जी हो, एक्सरसाइज हो, इससे क्या होता है एक डिसिप्लिन आ जाती है जिंदगी में। अभी ये प्रोसेस फूड से हम ये नहीं बोल रहे कि कैंसर होता है, बट उससे अलग बीमारी हो सकती है। अपना जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर हम ये प्रोसेस फूड कम करें और हम फल सब्जी सब ज्यादा खाएं, एक्सरसाइज करें, उससे ओवरऑल अपना लाइफ का डिसिप्लिन बढ़ जाता है और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई भी कारण की वजह से अगर कैंसर हो तो भी अपना बॉडी हेल्दी रहता है उसको फाइट करने के लिए। जी। तो वो कैंसर जल्दी से फैलता भी नहीं है और उसका ट्रीटमेंट जो भी हम देते हैं पेशेंट सहन कर पाता है। जी। कुछ लोग दवाइयों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि आजकल
चलन है, गूगल बहुत बड़ा डॉक्टर हो चुका है, गूगल से देख देख के कुछ भी दवा, कोई तकलीफ हुई एंटीबायोटिक ले लिया, या फिर कुछ बैक्टीरियल सेल बनाने के लिए ये कहा जाता है कि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, तो उसके तहत कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ, कुछ विटामिन की गोलियां ले लेते हैं। तो क्या इन दवाइयों का असर भी कैंसर सेल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं? आजकल ऐसे बहुत सारे हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड देखते हैं कि ये दवाई लो, इससे आपका बॉडी का शक्ति बढ़ जाता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। बहुत सारे फॉरवर्ड मुझे भी आते हैं जी। मैं अपने श्रोता और प्यारे दोस्तों को यही बोलूंगा कि ऐसे जस्ट गूगल पे और व्हाट्सएप का मैसेज देख के ये सब चीजें ना ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे हानिकारक चीजें भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो बॉडी को कैंसर न होने से रोका जा सकता है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद ये सब ट्रीटमेंट को मत स्टार्ट कीजिए, उससे आपके बॉडी को ज्यादा नुकसान है। जी जी, बहुत सही बात कही है, क्योंकि आजकल इससे फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। और चूंकि आप गले के कैंसर के स्पेशलिस्ट भी हैं, तो गले के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, आवाज पर क्या असर पड़ता है इसका, शुरुआती लक्षण क्या होता है, फिर बाद में क्या लक्षण होता है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आवाज में बदलाव आता है, गला बैठने लगता है। गला बैठने लगता है। तो 1-2 हफ्ता समझो किसी का गला बैठा है, तो कोई भी दवाई जो हम सर्दी हो या खांसी हो जाती है तभी भी अपना गला बैठता है, तो 2 हफ्ते में अपना फिर थोड़ा बहुत वो ठीक हो जाता है। अगर वो ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाके दिखाओ, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण हो सकती है। जैसे अपने वॉइस बॉक्स के बाजू में अपना खाने की नली भी होती है, अगर बीमारी उधर चले जाए तो अपना खाना खाने में भी तकलीफ होती है, तो खाना घुटकने में तकलीफ आती है, दर्द होता है खाने खाने में, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। और तीसरी लक्षण होती है जब भी गले में गांठ आ जाती हो, कैंसर का ये जो सेल है वो फैल सकता है आजू बाजू में, तो गले में अगर कोई गांठ दिखे तो ये भी लक्षण हो सकता है। तो मेन लक्षण गले के कैंसर का मैं यही बोलूंगा, एक तो आवाज का बदलाव, एक खाने में तकलीफ होना, और एक गले में कोई सूजन। कई बार मैंने सुना है कि खाना खाते समय लोगों को सॉलो करने में दिक्कत होती है, तो लोग उस पानी लेके बैठ जाते हैं या कुछ लिक्विड साथ में, तो इसकी बजाय डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। और जब आवाज लंबे समय तक खराब हो तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गले में आजकल ये दाने हो जाते हैं, कई बार जांच कराने पर पता चलता है पॉलिप होता है, तो क्या अगर उसका इलाज न करे तो कैंसर का रूप लेता है? अगर समझो मेरे पास कोई पेशेंट आया जिसका आवाज में बदलाव हो, मैं पहले एक दूरबीन का जांच करता हूँ अंदर देखने के लिए कि क्या कुछ है क्या। अगर मुझे पॉलिप दिखे, पहले मैं पेशेंट का प्रोफेशन पूछता हूँ। अभी सिंगर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको बहुत सारा बोलना पड़ता है, तो उनका जो वॉइस बॉक्स है वो कंटिन्यूअस यूसेज में रहता है, जिस वजह से वो ये वोकल कॉर्ड नोड्यूल बोलते हैं, उनके लिए उनका रिस्क ज्यादा रहता है, और उनके केस में कैंसर होने का चांस कम रहता है। बल्कि एक पेशेंट अगर वो स्मोकर हो और वो मेरे पास आए और बोले कि मेरा आवाज बदल गया है, और उसमें मेरे को ऐसा एक पॉलिप दिखे, तो उनमें मैं ज्यादा ट्रीटमेंट, ज्यादा एग्रेसिव रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें कैंसर होने का चांस ज्यादा है एक टीचर या सिंगर के मुताबिक। अच्छा, तो जब गले का कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो आवाज क्या वापस वैसे आ जाती है या आवाज में बदलाव थोड़ा बहुत रहता है बाद में? नहीं, तो ये भगवान ने एक खूबी दी है जी। तो जब भी हम लेजर का ट्रीटमेंट करते हैं या जैसे मैंने बोला था रेडिएशन देते हैं अपने वॉइस बॉक्स को, आवाज ऑलमोस्ट 90% रिकवर हो जाता है, क्योंकि अपना जो दूसरे साइड, जो नॉर्मल साइड है, वो कॉम्पनसेट कर जाता है, तो उसका फंक्शन बढ़ जाता है और अपनी आवाज एकदम लगभग नॉर्मल हो जाती है। बट उसको थोड़ा समय देना पड़ता है, 3 से 6 महीना लगता है आवाज नॉर्मल होने में। जी। और आपने जिक्र भी किया कि ब्रेन का भी कैंसर होता है, तो फंक्शन सारा, जिंदगी की सारी दिनचर्या ब्रेन से संचालित होती है, तो उसमें किस तरह की सजगता रखनी चाहिए और क्या लक्षण होता है, कैसे पता चलता है कि ब्रेन का कैंसर हो गया है? ब्रेन में अलग अलग एरियाज होती है जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो है सर दर्द, तो पेशेंट को कंटिन्यूस सर दर्द रहता है, उनको चक्कर आते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया अगर इफेक्ट हुआ रहता है तो पेशेंट का आवाज में बदलाव, वो बोलने में उसके थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। जहां ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है उसके हिसाब से अलग अलग सिम्टम होते हैं, बट अगर हम कॉमन सिम्टम बोले वो हेडेक और चक्कर आना। तो सिर
सिरदर्द तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, लेकिन लोग डरे नहीं, क्योंकि अगर सिरदर्द को लेकर कैंसर का भ्रम पाल लें तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर दर्द हो तो कैंसर हो, बट एक अच्छी बात है कि ब्रेन का कैंसर का परिमाण है वो बहुत कम है इंडिया में, इतना नहीं है। इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोई भी बीमारी हो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत टाइम से 3 हफ्ते से ज्यादा किसी को हेडेक हो तो डॉक्टर को दिखाइए, खुद केमिस्ट के पास जाके क्रोसिन मत खाते बैठिए, डॉक्टर को दिखाए और वो टेस्ट करके वो हेडेक का वजह पता कीजिए, वही मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल, तो हमें भी एक बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर एक गाना सुनवा देना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाए? अभी हम कैंसर का इलाज थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर जीत उन्हीं को होती है जो हिम्मत नहीं हारते। तो अगला मैं ये गाना हमारे वॉरियर्स को सुनाना चाहता हूँ, कर हर मैदान फतेह, संजू मूवी का। जी, संजू फिल्म का गाना है और एक विजेता के रूप में आए कैंसर का इलाज करके। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ
लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हमें बताइए डॉक्टर साहब कि आधुनिक तकनीक आ गई है बहुत सारी, तो किस तरह की तकनीक है जिससे बहुत आसानी हो जाए? कैंसर में लोग डरते हैं कि कीमोथेरेपी होगी और फिर बाल झड़ जाएंगे, रेडिएशन होगा, ये डर वो डर। तो अभी कौन कौन सी तकनीक आ गई जिसके जरिए जांच और इलाज संभव है? कुछ नई तकनीक आई है? हाँ, तो जैसे मैंने कहा था, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है और कोई भी हमें लग रहा है कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम वो जहाँ पे एक गांठ है उस एरिया का हम एक सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, हमें जानने के लिए कि वहाँ पे गांठ कितनी बड़ी फैली हुई है। फिर हम एक बायोप्सी करते हैं, क्योंकि हमें उसको प्रूव करना है कि वो कैंसर ही है या हम और कुछ तो नहीं मतलब मिस कर रहे हैं। उसके बाद नई तकनीक ऐसी, जैसे मैंने बोला, नए ट्रीटमेंट है जिससे साइड इफेक्ट कम हो। जैसे एक ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी हो, तो जब भी मुंह के अंदर, जीभ के पीछे हो या टॉन्सिल के गांठ हो, जब वो अपने मुंह के अंदर की भाग है जहाँ पे अपना नॉर्मल, जब भी हम सर्जरी करने जाते हैं तो हमें वहां पे पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम वो एरिया को अच्छे से देख सके और उसका ट्रीटमेंट कर सके। जी जी। और इसके सब जो बड़े बड़े घाव रहते हैं वो भी छोटे हो जाते हैं और पेशेंट का जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है। जी जी। एक है आजकल कॉमन समस्या कहें या इसे कहें कि फैशन, कि लोग धूम्रपान छोड़ने के लिए ई सिगरेट का प्रयोग करते हैं, ये कितना हानिकारक है? ई सिगरेट भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसमें वही केमिकल पाया जाता है जो अपने नॉर्मल धूम्रपान में होता है। तो लोग ऐसे समझते हैं कि ई सिगरेट से कैंसर होने का चांस बहुत कम है, बिल्कुल नहीं। तो ई सिगरेट आजकल जो यंगर जनरेशन है उसमें बहुत लोग यूज कर रहे हैं, उनको लगता है कि नया टेक्नोलॉजी है तो नॉर्मल सिगरेट से हमें क्या मतलब रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ई सिगरेट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उससे भी कैंसर होने का रिस्क है। जी। और एक बात और है, प्लास्टिक प्रतिबंधित है हालांकि, लेकिन लोग इसके प्रयोग से मानते नहीं है, खास तौर से प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना, और कहा जाता है कि प्लास्टिक के बर्तन में मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। तो ये कितनी तथ्यपरक बात है और किस तरह के नुकसान है प्लास्टिक से? बिल्कुल, जो प्लास्टिक में केमिकल होती है, जो लंबे समय तक हम गर्म खाना उसमें रखे, या एक प्लास्टिक की बोतल हो जो काफी सालों से हम से यूज कर रहे हैं, तो उससे कैंसर होने का रिस्क तो बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज है अपने श्रोताओं के लिए कि ऐसे गर्म खाना प्लास्टिक में ना स्टोर करें, और अलग अलग आजकल बर्तन आते हैं जिसमें हम खाना लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, उसमें वो केमिकल्स कम होते हैं। तो ऐसे बॉटल्स के उपयोग करो या बर्तन के उपयोग करो, जिससे इन जनरल कैंसर होने का रिस्क कम हो जाए। जी, चूंकि आप गले के और मुंह के, फेफड़े के स्पेशलिस्ट हैं, तो बताइए कि ये कैंसर ना हो इसके लिए किस तरह से अवेयर रहना चाहिए और क्या जांच करवाते रहना चाहिए नियमित रूप से? तो सबसे पहले जो आप तंबाकू का जो आपका एडिक्शन है वो आपको छोड़ना चाहिए। देखो कैसा है, एक तंबाकू का टुकड़ा या एक सिगरेट की जो खाश हम करते हैं उससे
अपना पूरा जिंदगी तबाह हो सकती है। एक हौसला अंदर होना चाहिए कि हमें आज ये छोड़ना है, खुद के लिए नहीं पर अपने जो परिवार में जो घर पे आपके माता पिता है या पत्नी है या आपके बच्चे हैं जो रुके हैं आपके लिए, उनके लिए एटलीस्ट आज एक डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मैं ये तंबाकू लेना छोड़ूंगा। क्योंकि वो सबसे अपने को पता है कि वो तंबाकू के जो पैकेट रहते हैं उसमें बड़े बड़े इतने चित्र रहते हैं जिसमें कैंसर का फोटो खुद दिया रहता है। हर मूवी के पहले मुकेश का ऐड आता है जिसमें वो लोग ने स्मोकिंग के बारे में, जैसे टाटा हॉस्पिटल का सब ऐड आता है जिसमें पेशेंट को दिखाया जाता है कि उनको कैसा कैंसर हुआ है और कैसा तकलीफ होती है, नाक में नली रहती है, सांस के लिए ट्यूब रहता है, और सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं उनके जो परिवार वालों के लिए भी तकलीफ रहती है। तो तंबाकू ऐसी चीज है जो रुकाने से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मेरे श्रोताओं को यही बोलूंगा कि प्लीज तंबाकू खाना छोड़ दो, खुद के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। कैंसर दुश्मन नहीं है, तो हम तंबाकू को दुश्मन बोलना चाहिए क्योंकि हम तंबाकू खा के खुद कैंसर को हम बुला रहे हैं, आ जाओ मेरे शरीर में। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यही है। दूसरा, कोई भी छोटा अगर गांठ दिखे या छाला दिखे उसको नजरअंदाज मत करो। लोग कैंसर सबसे डर जाते हैं और उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते, बट उनको ये जानना जरूरी है कि जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट करें उतना ही उसका इलाज भी आसान हो जाता है और उनका जिंदगी का क्योर भी बढ़ जाता है। जितना वो नजरअंदाज करेंगे उतना वो स्टेज बढ़ जाता है और बीमारी वापस आने का चांस भी बढ़ जाता है। जी जी। एक और कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है लोगों को, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, पहले कैसे पता चलता है? ब्लड कैंसर पेशेंट को बार बार बुखार आता है, बहुत कमजोरी आ जाती है पेशेंट को और वो बुखार का कारण पता नहीं चलता है, तो हम फिर ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में एक कंप्लीट ब्लड काउंट करके CBC करके एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हमें हीमोग्लोबिन, अपने सफेद पेशी जो रहता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, तो ये सब का काउंट हमें पता चलता है, तो उससे फिर वो ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है। तो अब चलते चलते बताइए कौन सा गाना सुनवाए? मैं कहना चाहता हूँ, रात कितनी ही खाली क्यों ना हो सवेरा जरूर होता है, तो हौसला रखो दिल में क्योंकि हर अंधेरा दूर होता है। उसके लिए मैं अपने लोगों को रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इम्तिहान मूवी का गाना सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, इम्तिहान फिल्म का ये गाना है। और सचमुच अगर कैंसर नाम की बीमारी की आहट होती है तो फौरन जांच के लिए जाएं और घबराएं नहीं, डरे नहीं। आसान है और आजकल तो तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि इलाज संभव है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे तमाम श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? कैंसर के प्रति सजगता के लिए, सचेत होने के लिए क्या कहेंगे? तो मैं मेरे प्यारे दोस्तों को ये शायरी सुनाना चाहूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। वाह। पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। तो कैंसर को सिर्फ एक शब्द मत मानिए, उसको एक कहानी मानिए। और कैंसर से डरिए मत। जितना जल्दी वो पकड़ा जाए उतना उसका इलाज हो सकता है। कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में 2-3 हफ्तों से दिखे तो उसको नजरअंदाज मत करिए, उसको प्लीज डॉक्टर के पास दिखाइए। और तंबाकू ऐसा एक मिश्रण है जिसको हमें पता है कि उससे कैंसर हो, तो खुद के लिए नहीं बट अपने परिवारों के लिए उसको छोड़ दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और नियमित रूप से जांच करवाते रहें, ये पैगाम है विविध भारती परिवार की ओर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी जानकारीप्रद बातें हमारे श्रोताओं को बताई और साझा की अपनी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, शुक्रिया। आप सुन रहे थे सिर और गर्दन का कैंसर, इस विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिक कृष्णन से ममता सिंह की बातचीत। संपादन सहाय स्मिता दड़वी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबड़े। सेहतनामा।